वेलकम बैक। आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा ई पाठशाला के चैनल पे। ह्यूमन सेटलमेंट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो ऑफ कोर्स ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 2022 के हिसाब से जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो उसका सेकंड पार्ट है। चैप्टर 4 है। ऑफ कोर्स हमने इसके रिगार्डिंग में वीडियो का पहला पार्ट अपलोड किया हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको समझ नहीं पाते तो आप ये वाला पार्ट नहीं समझ पाएंगे। और जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं हम ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड करते हैं। अपनी जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन ज़रूर करिएगा। साथ में हमारे पास टेलीग्राम अकाउंट ई पाठशाला, ऑफकोर्स जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं यहाँ पे वो जुड़ सकते हैं टेलीग्राम अकाउंट पर भी। दोस्तों, अभी तक हमने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में समझा था। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो भी सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट किस तरीके से रूरल इलाकों के अंदर क्या फैक्टर मैटर करते हैं, और उसके हिसाब से हमने सेटलमेंट्स के पार्ट भी देखे थे। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, उसके बाद हमने देखा था साथ में हैमलेटेड सेटलमेंट, उसके बाद हमने सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, क्लस्टर सेटलमेंट टाइप देख लेते हम लोगों ने। और ज़्यादातर हमने रूरल इलाकों से संबंधित जो भी सेटलमेंट्स हो रहे थे हमने उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करी थी। नाउ वी स्टडी इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ कि किस तरीके से जो अर्बन सेंटर्स है, किस तरीके से अर्बन सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं, हम अब उसके बारे में भी स्टडी करने की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है वो बताने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि अब हम अर्बन सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्बन सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट होते हैं जो ऑफकोर्स ग्रामीण इलाकों में नहीं होते हैं, ये पूरी शहरी इलाकों में होते हैं। शहरों में वैसे भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और साथ में कहीं ना कहीं ये जनसंख्या हम कह सकते हैं कि आबादी के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़मीनें भी कम होती हैं। ज़मीनें कम होती हैं तो घर बहुत पास में मिलते हैं, इसीलिए ऐसे सेटलमेंट को कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की संज्ञा दी जाती है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट अगर आप देखने की कोशिश करें तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट लार्ज इन साइज़ भी हो सकते हैं, मतलब या तो बिल्डिंगें काफ़ी बड़ी होंगी या प्लेस भी काफ़ी बड़ा होगा, वो हम देख सकते हैं। अब मेन बात है कि अर्बन सेटलमेंट के अंदर नॉन एग्रीकल्चर है, मतलब कुछ भी एग्रीकल्चर नहीं होता, ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मतलब जो प्रशासनिक काम होते हैं वो चीज़ हमें अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि जो भी अर्बन सेंटर्स बने होंगे वो इन्हीं कारण बने होंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे सर्विसेज देखने को मिलती है। हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी अर्बन सेंटर्स होता है उसका रूरल सेटलमेंट से डायरेक्टली लिंक होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है दोस्तों वो रॉ मटेरियल के लिए पूरी तरीके से रूरल सेंटर से ही कनेक्ट रहते हैं रॉ मटेरियल के लिए, अदरवाइज वो रॉ मटेरियल के लिए कनेक्ट नहीं होंगे। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझने की कोशिश करी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हो रहे हैं, चाहे वो अर्बन ले लीजिए चाहे आप रूरल ले लीजिए, वहाँ पर अर्बन सेटलमेंट के लिए रूरल से कनेक्ट रहते हैं, और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है, मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। इसीलिए तो हमारी पूरी आने वाली वीडियो अर्बन सेंटर से रिलेटेड है, वो सब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अगर थोड़ा सा हम पास्ट में जाने की कोशिश करें तो अर्बनाइजेशन हमें एक जगह नहीं मिला। हमने अगर 12th क्लास में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझने की कोशिश करी होगी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी हमें अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते थे। कुछ ऐसे टाउन्स होते थे जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी, लेकिन बेचने के लिए ये ज़्यादातर मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी साइट्स में ही आके बेचते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी टाउनशिप देखी होगी, अर्बन सेंटर्स देखे होंगे, और यही चीज़, यही एक्टिविटी धीरे धीरे करते 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 आगे बढ़ती चली गई। और ऐसा कहा जाता है कि पहली बार 1 मिलियन की आबादी वाला शहर लंदन शहर हुआ। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं कहूँ अर्बन सेंटर का सबसे पहले बनना वो सिर्फ लंदन शहर में हुआ। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से ये तो पता होगा कि 100K के अंदर कितने होते हैं, 1 लाख लोग होते हैं। उसके बाद 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख लोग। शहर 1810 में बन, अगर कोई होगा तो वो लंदन था। अब वो लंदन अर्बन सेंटर्स क्यों बना होगा, क्योंकि वही वाली बात, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हुई होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बूम करी होगी, उसके बाद यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुए होंगे। हालांकि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से जो आपका वो था
डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो बहुत तेज़ी से हुआ था। दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत तेज़ी से आबादी बढ़नी चालू हो गई थी। तो कह सकते हैं कि जनसंख्या 1800 में 3% बढ़ी, 1850 के अंदर 6% बढ़ गई, फिर 30, फिर 37 ऐसे करते 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 ये परसेंटेज बढ़ता ही चला गया। अर्बन एरियाज़ का मतलब जहाँ जहाँ पर 1 मिलियन की आबादी थी वैसे शहर 3, फिर 6, फिर ऐसे करते करते बढ़ते चले गए। तो कहने का मतलब अर्बन सेंटर्स सबसे पहले अगर देखने की कोशिश करें तो लंदन में बने, फिर ब्रिटेन में जैसे जैसे डेवलपमेंट होना चालू हो गया तो ब्रिटेन के साथ साथ इंडिया के अंदर भी बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि हम लोग 1850 तक तो वैसे ही गुलाम थे, 1857 में वैसे भी क्रांति हुई, 1947 में जाके आज़ाद हुए, 50 तक इलेक्शन हुए, तो उस टाइम पीरियड पे भी ज़्यादा जनसंख्या हमारी थी नहीं और कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहाँ पे लाखों की आबादी वाला शहर हो, इसलिए अर्बन सेंटर्स नहीं हो सकते। तो अर्बन सेंटर्स का हम क्लासिफिकेशन पॉपुलेशन साइज पे कर सकते हैं कि किसी भी प्लेस को आप अर्बन सेंटर्स कैसे बोलेंगे, जनसंख्या के आधार पर। दूसरा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसा हो रहा है, कैसा काम हो रहा है उसके आधार पर। दूसरा, वहाँ पे लोग किस तरीके से काम करते हैं, और चौथा है वहाँ वो स्थान कहाँ पे है। तो 4 चीज़ें हैं जिससे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, हम इनसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पेपर के अंदर ये चीज़ ज़रूर आती है कि जनसंख्या के आधार पे बताइए कि कौन सा इलाका आपका अर्बन सेंटर्स है और कौन सा इलाका आपका रूरल सेंटर है, पेपर में ज़रूर आता है, तो उसके लिए आप फोकस रखिएगा। अब कहते हैं कि शहरों का विकास एकदम से नहीं हुआ, शहरों का विकास अलग अलग स्तर पे हुआ, जैसे कि एंशिएंट के टाइम पीरियड पे कुछ अलग समय था, मिडीवल टाइम पीरियड पे जब मुगल्स हमारे भारत में थे तो उस समय पे क्या अर्बन सेंटर्स बनने चालू हुए थे, अगर बने होंगे तो कौन से बने होंगे, और मॉडर्न टाइम पीरियड पे जिस समय अंग्रेज हमारी इंडिया के अंदर आ गए थे तो उस टाइम पे अर्बन सेंटर्स कैसे बनने चालू हुए थे। तो दोस्तों एंशिएंट टाइम पीरियड पे तो आप लोगों को पता है, एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर तो रिलीजियस और कल्चर टाउनशिप बहुत है। तो इस जैसे मैं कह सकता हूँ मदुराई और हड़प्पा सभ्यता के एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मेसोपोटामिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये एक ऐसे प्लेस थे जो एंशिएंट टाइम पीरियड पे डेवलप हुए थे। अयोध्या मैं अर्बन सेंटर्स नहीं बोल सकता, लेकिन डेवलप होने चालू हो रहे थे शहर के रूप में। दूसरा, अगर हम मिडीवल टाउन्स की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग था, सेंटर में अलग था, ईस्टर्न में अलग था, नॉर्थ ईस्ट में अलग था, वेस्ट में अलग था और साउथ के अंदर अलग था। लेकिन ये वो टाइम पीरियड हो सकता है जिस पीरियड के अंदर राजाओं ने जहाँ जहाँ पे अपने साम्राज्य बनाए होंगे वो इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप हुए होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मुगल है, मुगल दिल्ली के अंदर अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं तो वहाँ का इलाका डेवलप हो गई होगा, वो लाहौर चले गए तो लाहौर का इलाका डेवलप हो गई होगा। इधर के इलाके बहुत तेज़ी से डेवलप होने चालू हुए होंगे, क्योंकि इधर के टाइम पीरियड में मैं कह सकता हूँ हल्का फुल्का जनसंख्या में इंक्रीजमेंट भी देखने को मिला और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बहुत तेज़ी से बनने लग गए। इसी वजह से वहाँ पे किलों का डेवलपमेंट हुआ। आप कह सकते हैं दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर और इवन लाहौर, चंडीगढ़, है ना, इधर के उत्तर प्रदेश के कुछ प्लेसेस जैसे कि मगध बिहार के अंदर, ये वो जगहें हैं जो मिडीवल टाइम पे साउथ के अंदर मैं कह सकता हूँ हैदराबाद, पौंडीचेरी ऐसे इलाके थे जो डेवलप हो रहे होंगे। चोलास, चेरास, बहुत बड़े बड़े राजा उस टाइम पे रहा करते होंगे, है ना, तो ये वो टाइम पीरियड है। अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें तो अंग्रेज लोग जैसे ही भारत के अंदर आते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर मिडीवल टाइम पीरियड के अंदर धरती के इधर के इलाकों में, इधर बीच के इलाकों में हमने बड़े बड़े टाउनशिप देखे होंगे। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए ना तो कोस्टल लाइन के आसपास डेवलपमेंट होनी चालू हो। ये आप पढ़ते होंगे सिविक्स के अंदर मैंने बताया था, सिविक्स कह रहा हूँ मैं, सोशलॉजी के अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ के इलाके अंग्रेजों ने डेवलप जानबूझ के करे थे। तो ये कोस्टल लाइन बेस्ड इलाके जो थे बहुत डेवलप हुए। यूरोपियंस लोगों ने अपने जो किले थे वो यहीं बसाने चालू करे। उसका एकमात्र रीज़न ये हो सकता था कि यहाँ पे इनके पानी के जहाज होते थे और इसीलिए ये लोग यहीं पे डेवलपमेंट अपना थे। ठीक है, इतना आपने समझना है कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड था वो यूरोपियंस का था और उनकी लोकेशन जो थी वो के आसपास, तटीय रेखाओं के आसपास आके बसी थी। इसलिए सूरत, दीव, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ऐसे इलाके, बंगाल ऐसे इलाके ज़्यादा डेवलप हुए थे अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे। तो आप कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है उसका चेंजेस अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग लेवल पे हुआ होगा।
अब भारत के अंदर शहरीकरण कब हुआ दोस्तों, 2011 के आंकड़ों के से देखें तो भारत के अंदर 31% अभी भी बहुत कम लोग डेवलप्ड इलाकों के अंदर रह रहे हैं। यानी कि जनसंख्या को देखें तो हमारे भारत में हम लोग सही तरीके से अगर देखें तो हम लोग 1901 के अंदर, अगर आप टाउन देखें तो कितने थे, 2000 कुछ। अर्बन पॉपुलेशन कितनी रहती थी, कुछ ही रही, है ना। और डिक्लाइन इतना हुआ, बढ़ोतरी इतनी हुई, लेकिन 2011 के अंदर देखें तो चेंजेस हो गया। मतलब टोटल पॉपुलेशन 1991 की देखे जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो 17.29% लोग 17.29% लोग उस टाइम पीरियड के अंदर शहरों के अंदर रहते थे। अब चाहे वो एंशंट वाला हो, चाहे वो मिडिवल वाला हो, चाहे वो मॉडर्न वाला हो, लेकिन फिर भी 17% लोग रहते थे। सोचिए उस समय टाउन्स की संख्या 2843 ही हुआ करती थी बस, लेकिन अभी 2011 के अकॉर्डिंग 6171 हो चुकी है और 31.16% लोग आज की डेट में शहरों में रह रहे हैं। तो यानी कि थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उतनी बड़े लेवल पे बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली है। और साथ में अर्बन पॉपुलेशन जो है मैं कह सकता हूँ 20वीं शताब्दी के अंदर जाके 20 गुना बढ़ी है तो ठीक है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हुआ है प्लान सिटी की वजह से। और दोस्तों यहाँ पे टाउन्स को भी हमने पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा है। अब यहाँ पे मिलियन सिटी और मेगा मिलियन सिटी के अंदर अंतर सोचिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो जनसंख्या के हिसाब से जहाँ पर यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ था ना, 1 मिलियन, एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है ये 10 मिलियन हो गया, ये 10 मिलियन हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला नहीं है, मतलब हमारे पूरे भारत के अंदर कुछ सिलेक्टेड ही प्लेस है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कुछ सिलेक्टेड प्लेसेस पे, जैसे कि मुंबई है, यूपी है, उसके बाद बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, और उसके बाद कुछ ऐसे सिलेक्टेड और प्लेसेस हैं। राजस्थान भी ठीक ठाक है, बिहार की जनसंख्या, पश्चिम बंगाल की, इधर के इलाकों की अगर हम जनसंख्या लेना तो इधर के इलाकों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है और इन्हीं को ही हम मिलियन सिटी बोलते हैं। याद रखिएगा मेगा सिटीज़ जो होती है भारत के अंदर 6 मेगा सिटीज़ ऐसी हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मेगा सिटीज़, जिसमें कम से कम 5 ऐसे इलाके हैं, मतलब 6 मेगा सिटी ऐसी है जहां पर पूरे भारत की जनसंख्या का, अगर मैं कुछ कहूं कि भारत की जनसंख्या अभी 137 करोड़ है, मान लीजिए कि 137 करोड़ अभी भारत की जनसंख्या है, तो 6 ऐसे भारत के अंदर जहां पर 65% से ऊपर पूरी की पूरी जनसंख्या रहती है, और 6 में से 5 तो ऐसे राज्य हैं जिन्हें हम मिलियन सिटी बोलते हैं। मिलियन सिटी का मतलब ये होता है जहां पर कम से कम 1 करोड़ से अधिक आबादी हमें देखने को मिलती है। तो वो भी अपने आप बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या मिलियन सिटीज़ भी हमें देखने को मिलती है, 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी के लोग रहते हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, इवन यहाँ पे तो और ज़्यादा रहती होगी। ये तो पुराने आंकड़े हैं जो बुक में दे रखे हैं, इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। दिल्ली की आबादी खुद 2 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो आप देख सकते हैं, है ना। अब टाउन्स को हमने उनके काम के हिसाब से फंक्शन कर रखा है, अर्बन सेंटर्स को काम के हिसाब से। तो नंबर 1 देख लेते हैं, ये बहुत ईजी है सब। तो सर्विसेज के हिसाब से, उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ पर मेन गवर्नमेंट, नेशनल कैपिटल, और मेन है कि यहाँ पे रूल्स बनाने से संबंधित काम होते हो। तो जितने भी कैपिटल्स हैं ना, आप वो देख सकते हो, वो कैपिटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कहलाएंगे, क्योंकि वहीं पे कैपिटल के अंदर ही सीएम रहता है, कैपिटल के अंदर ही सारी चीज़ बातचीत होती है ना, तो इसीलिए ये मेन जगह हो सकती है। ट्रेडिंग टाउन एंड कमर्शियल टाउन, जहाँ पे बैंकिंग, मार्केट टाउन, एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें होती है, जहाँ पे बेची जाती है। मुंबई के अंदर सेलम हो गया, कोयम्बतूर हो गया, मोदी नगर के अंदर, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जमशेदपुर, ये भी हो गया। कल्चरल टाउन जो ऑफकोर्स अपने रिलीजन की वजह से फेमस है, अमृतसर, वाराणसी, हो सकती है, तिरुपति भी हो सकता है, हरिद्वार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टूरिस्ट जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हो तो ऑफकोर्स शिमला, मसूरी, नैनीताल, और भी प्लेसेस हो सकती है, आप जान सकते हैं। ट्रांसपोर्ट जहाँ पे ऑफकोर्स सामान बेसिकली बनते हो तो वो कोची है ना, कोची मेन है। कमर्शियल टाउन जहाँ बिजनेस होता हो, कोलकाता, सहारनपुर, उसके बाद साटन, मतलब बहुत सारी जगह और भी। माइनिंग जहाँ पे स्पेशली कोयले से संबंधित काम होता हो तो रानीगंज, झरिया, डिगबोई, ये सब पेपर के अंदर फिल करने के लिए आता है। गैरिसन टाउन जहाँ पे स्पेशली बंदूकों से संबंधित, अम्बाला, उधमपुर, तो ये सब है। दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को हम
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर माइग्रेट करवाएंगे तो दूसरे प्लेस की जनसंख्या इफेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए हमने सोल्यूशन क्या ढूंढा है, इसके लिए हम लोगों ने सोल्यूशन ये ढूंढा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सोल्यूशन ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरीके से ऐसे टाइम पीरियड पे हम ये कर सकते हैं कि जो सिटीज़ अब डेवलप हो रही है उन सिटीज़ को हम प्लान डेवलपमेंट के हिसाब से करें, ताकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, अर्थ के ऊपर प्रेशर भी होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें करने की ये ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इसको अच्छे लेवल पे लेके जाए, टाउनशिप अच्छे लेवल पे करे। जनसंख्या रह रही है तो बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होती है, तो ऐसी समस्याओं को टैकल कैसे करना है, अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूरत है। तो स्मार्ट सिटी गुजरात के अंदर धोलावीरा के अंदर अभी रिसेंटली बनी है। ये स्मार्ट सिटी ऐसे होती है कि जो भी रूरल इलाके होते हैं उनका अर्बन एग्लोमरेशन कर दिया जाता है, मतलब रूरल इलाकों को ही डेवलप कर दो और नए इलाके जो है उनको बनाए रखो, और रूरल इलाकों को डेवलप करते चले जाओगे तो धीरे धीरे करते 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 वो इलाके और डेवलप होने लगेंगे। और अगर नए शहरों को बसाना है तो फिर वो पूरा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। सरकार ने नई पाइपलाइन के तहत ये भी कहा है कि हम मिलन सिटीज़ बना रहे हैं, जो भी मिलन सिटीज़ बनती जा रही है उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी से, पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कैमरों से लेस कर दिया जाएगा, ताकि दूसरी और एक्टिविटी के ऊपर भी फोकस किया जा सके। तो दोस्तों यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको बताने की कोशिश करता है। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ हम लोग, जिसमें और भी चीज़ें हैं बेसिकली चैप्टर के अकॉर्डिंग वो हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सभी लोगों से यही मुलाकात खत्म होती है। आप देख रहे थे ई पाठशाला चैनल, मेरा नाम विजय है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।